हेलो फ्रेंड्स, माई साइंस एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स में भी चल रही है हमारी यूनिट फर्स्ट। और उसमें लास्ट लेक्चर में हमने देखा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, और आज का हमारा टॉपिक रहेगा घूर्णी निर्देश तंत्र में रूपांतरण, यानी ट्रांसफॉर्मेशन इन रोटेशनल घूर्णी निर्देश तंत्र में रूपांतरण, यानी रोटेशनल रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है वो देखेंगे। तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के लिहाज से। जो लास्ट हमने देखा था वो था चलित निर्देश तंत्र के लिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, और आज हम देख रहे हैं घूर्णी निर्देश तंत्र हो तो उसमें हम स्थिति का, वेग का, त्वरण का रूपांतरण कैसे करेंगे। तो दोस्तों इजी है। तो दोस्तों मैं मान लेता हूँ मेरे पास कोई एक स्थिर निर्देश तंत्र है। दोस्तों यहाँ मैं मान लेता हूँ ये मेरे पास एक स्थिर निर्देश तंत्र है S। कोई मेरे पास स्थिर निर्देश तंत्र है X, Y और ये Z। और दोस्तों इसमें मेरे पास कोई बिंदु है P, और इसके निर्देशांक है मेरे पास X, Y, Z। अब दोस्तों इस स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष एक दूसरा निर्देश तंत्र लेता हूं मैं S डैश, जो इस निर्देश तंत्र के सापेक्ष घूर्णन कर रहा है, यानी कि ये निर्देश तंत्र है और इसको मैं थीटा कोण से घुमा दूं तो ये घूर्णन निर्देश तंत्र हो जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये मेरे पास दूसरा निर्देश तंत्र है दोस्तों। इसको मैं बोल देता हूं X डैश, इसको बोल देता हूं Y डैश, और इसको बोल देता हूं मैं Z डैश। ये मेरा S डैश निर्देश तंत्र है। तो यानी कि ये मेरा मूल बिंदु है। तो स्थिर निर्देश तंत्र ये है, और ये एक दूसरा निर्देश तंत्र है जो इसके साथ थीटा कोण बना रहा है। यानी कि जब हम जो S डैश निर्देश तंत्र है इसके सापेक्ष निर्देशांक बताते हैं तो ये हो जाएंगे X डैश, Y डैश और Z डैश। और दोस्तों डायग्राम से आपको स्पष्ट है कि ये निर्देश तंत्र इस निर्देश तंत्र के साथ थीटा कोण बना रहा है। तो किसी समय T पर बिंदु P का जो स्थिति सदिश होगा वो क्या होगा दोस्तों, R वेक्टर बराबर X I कैप Y J कैप प्लस Z K कैप। अब दोस्तों T इक्वल टू 0 समय पे है ये, तो घूर्णी निर्देश तंत्र में जो S डैश है इसके निर्देशांक हो जाएंगे X डैश, Y डैश और Z डैश। तो इसका जो स्थिति सदिश हो जाता है दोस्तों वो हो जाएगा R डैश इक्वल टू X डैश I कैप Y डैश J डैश कैप और Z डैश K डैश कैप। दोस्तों ये इसका स्थिति सदिश हो जाता है। अब यदि मैं इस निर्देश तंत्र में देखता हूं कि जो स्थिति और इनके जो निर्देशांक हैं उनका मान चेंज होता है, लेकिन जो परिमाण होता है परिमाण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी कि दो जो निर्देशांक है स्थिति के निर्देशांक और परिमाण के। तो दोस्तों यदि मैं ये मान लेता हूँ
कि जो निर्देश तंत्र S है वो दूसरे निर्देश तंत्र S डैश के सापेक्ष संपाती है, तो हम ये बता सकते हैं कि जो घूर्णी निर्देश तंत्र है उसमें जो निर्देशांक चेंज हो सकते हैं, इनकी स्थिति चेंज हो सकती है, लेकिन इनका परिणाम क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी कि दोस्तों एक एग्जांपल लें, यदि हम किसी वस्तु को देख रहे हैं यहाँ से, तो यदि हमें उल्टा कर दिया जाए और हम उल्टा होकर उस वस्तु को देखें, तो उस वस्तु की जो स्थिति है वो चेंज हो सकती है, निर्देशांक चेंज हो सकते हैं, लेकिन उस वस्तु का जो परिमाण है वो चेंज नहीं होगा। यानी कि जो उसकी डिस्टेंस है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो यानी कि घूर्णी निर्देश तंत्र में निर्देशांक चेंज हो सकते हैं, स्थिति चेंज हो सकता है, यानी कि दिशा चेंज हो सकती है, लेकिन जो उसका जो परिमाण है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी कि घूर्णी निर्देश तंत्र में हम ये मान सकते हैं कि जो किसी वस्तु की स्थिति है वो क्या रहेगी, सेम। यानी कि हम कह सकते हैं एक्स डैश आई डैश कैप प्लस वाई डैश जे कैप प्लस जेड डैश के कैप। तो दोस्तों इसको मैं दे लेता हूँ इक्वेशन 1। ये दोस्तों इसकी स्थिति के लिए समीकरण आ गया। अब स्थिति से हम घूर्णी निर्देश तंत्र में जो वेग का रूपांतरण है वो निकाल सकते हैं। तो दोस्तों कैसे निकाल सकते हैं कि हम जानते हैं कि जो बिंदु P की स्थिति है वो O के सापेक्ष क्या रहती है, स्थिर रहती है। तो इसलिए मैं इसका वेग रूपांतरण निकालने के लिए क्या कर सकता हूं दोस्तों, जो समीकरण 1 है उसका मैं dt के सापेक्ष क्या कर देता हूं, अवकलन। यानी कि समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी कि दोस्तों मैं यहां से लिख सकता हूं ये तो हो जाएगा दोस्तों dr वेक्टर अपॉन में dt। यहाँ से इसका t के सापेक्ष अवकलन लूँगा तो ये हो जाएगा dr डैश वेक्टर अपॉन में dt इक्वल टू। अब दोस्तों कि मैंने बताया कि जैसे कि जो घूर्णी निर्देश तंत्र में इसमें स्थिति और दिशा ये दो चीज़ें होंगी, तो एक बार हम स्थिति के लिए अवकलन ले लेते हैं, एक बार दिशा के लिए अवकलन ले लेते हैं। यानी कि एक बार मैं इसका अवकलन लूँगा, इसको कांस्टेंट रखूँगा, एक बार मैं इसको कांस्टेंट रखूँगा और इसका अवकलन लूँगा। तो देखिए दोस्तों कैसे करते हैं। यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि डी एक्स डैश अपॉन में डी टी डॉट आई डैश कैप प्लस, अब दोस्तों इस एक्स डैश को मैं एज इट इज रखूँगा और इसका मैं अवकलन लूँगा, यानी डी आई डैश अपॉन में डी टी प्लस सेम चीज़ इसके लिए करूँगा। पहले मैं इसका अवकलन लूँगा डी वाई डैश अपॉन में डी टी और जे कैप डैश को एज इट इज। इसके बाद मैं जे कैप डैश का अवकलन लूँगा और वाई डैश को एज इट इज रखूँगा। ऐसे ही मैं नेक्स्ट कर सकता हूँ, जेड डैश का मैं लूँगा अवकलन
डी जे डैश टी और के डैश को एज इट इज रखूँगा प्लस डी कैप डैश डी टी और जेड डैश। तो दोस्तों हम जानते हैं कि वेग क्या होता है, जो स्थिति है उसका अगर टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो हमारे पास वेग आता है, यानी कि इसको मैं बोल सकता हूँ वेग। तो दोस्तों यहाँ से मैं लिख सकता हूँ डी आर वैक्टर अपॉन में डी टी इक्वल टू डी आर कैप डैश अपॉन में डी टी इक्वल टू। अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ कि जो आई कैप जे कैप और के कैप है उनको मैं एक डायरेक्शन में ले लेता हूँ, यानी स्थिति वालों को एक डायरेक्शन में और दिशा वालों को एक डायरेक्शन में ले लेता हूँ, यानी मैं लिख लेता हूँ डी एक्स डैश डी टी आई डैश कैप प्लस डी वाई डैश डी टी जे डैश कैप प्लस डी जेड डी टी के कैप टी। ऐसे ही दोस्तों मैं लिख सकता हूँ प्लस डी आई डैश डी टी डॉट एक्स डैश प्लस डी जे कैप डैश डी टी वाई डैश प्लस डी के डैश कैप डी टी इंटू वाई जेड डैश। तो दोस्तों ये मेरे पास इक्वेशन आ जाती है। इक्वेशन इसको मैं दे लेता हूँ सेकंड। सॉरी ये दोस्तों ये आ जाती है मेरे पास इक्वेशन सेकंड। अब दोस्तों चूंकि हम जानते हैं कि जो रेखीय वेग क्या होता है, रेखीय वेग होता है v इक्वल टू आर ओमेगा। तो दोस्तों रेखीय वेग होता है मेरा v इक्वल टू आर ओमेगा, दोनों सदिश तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट। और दोस्तों वेग क्या होता है, विस्थापन अपॉन में ही समय, यानी कि यहाँ से डी आर अपॉन डी टी क्या है मेरा वेग है। यानी कि मैं लिख सकता हूँ अगर डी आर वैक्टर अपॉन में डी टी किसके बराबर होता है आर वैक्टर इंटू ओमेगा वैक्टर के, यानी कि डी आर वैक्टर अपॉन में डी टी को लिखता हूँ मैं आर वैक्टर इंटू ओमेगा। तो यदि मैं इसके जगह कैपिटल आर ले लूँ तो दोस्तों इसको मैं क्या लिखूँगा आर वैक्टर इंटू ओमेगा वैक्टर। तो दोस्तों जो आर ओमेगा है इसको मैं आई जे कैप और के डैश से रिप्लेस कर दूँ तो क्या हो जाएगा। तो दोस्तों मैं यहाँ कर लेता हूँ इसको रिप्लेस। यानी कि दोस्तों जो आर कैप है आर वेक्टर है इसको मैं आई डैश जे डैश कैप के डैश कैप इससे रिप्लेस कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाता है आर के स्थान पे आई डैश, यानी कि डी अपॉन में डी टी आई डैश कैप। तो इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, यहाँ आर के स्थान पे मैंने लिया आई डैश कैप इंटू ओमेगा। ऐसे ही दोस्तों ये हो जाएगा डी जी कैप डी टी इक्वल टू आर के स्थान पे आर आता है, यानी तो यहाँ जे डैश कैप लूँगा तो ये आ जाएगा जे डैश कैप इंटू ओमेगा। ऐसे ही दोस्तों कर सकते हैं के डैश कैप के लिए अपॉन में डी टी इक्वल टू
के डैश कैप इंटू ओमेगा। तो दोस्तों ये दिशा के रूप में ये अपने पास आ जाते हैं। अब दोस्तों हम जानते हैं कि जो किसी कण की स्थिति होती है वो यदि किसी कण की स्थिति में जो परिवर्तन है वो मैं केवल स्थिति के सापेक्ष ही ले लो एक बार, यानी कि ये मेरा स्थिति के सापेक्ष, ये दिशा के सापेक्ष है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले तो मैं इक्वेशन काम में लूँगा ये वाली। तो इसको मैं इक्वेशन दे लेता हूँ इक्वेशन थर्ड, और इनको चाहो तो मैं इक्वेशन 4 दे सकता हूँ, इक्वेशन 4। तो दोस्तों जो इक्वेशन 2 का यूज़ करेंगे हम, और जो डी आर वेक्टर अपॉन में डी टी इक्वल टू है आर वेक्टर इंटू ओमेगा वेक्टर। तो दोस्तों ये मान लूँ मैं कि जो कण की स्थिति है उसमें परिवर्तन स्थिति के सापेक्ष ले लूँ, यानी कि किसी कण का जो इसमें जो कण है उसका वेग मैं ले रहा हूँ जो निर्देश तंत्र है एस डैश के सापेक्ष। तो दोस्तों एस डैश के सापेक्ष इसका वेग क्या हो जाएगा, वो हो जाता है दोस्तों, इसको मिटा लेता हूँ चलो मैं। तो दोस्तों ये आ जाता है मेरा एस डैश के सापेक्ष कण का वेग। तो दोस्तों ये मान लेता हूँ मैं वी डैश। तो वी डैश बराबर क्या हो जाएगा, डी आर डैश अपॉन में डी टी, यानी कि दोस्तों क्या आ जाता है मेरे पास डी एक्स डैश डी एक्स डैश अपॉन में डी टी आई कैप डैश प्लस डी वाई डैश अपॉन में डी टी जे कैप डैश प्लस डी जे कैप डी टी इंटू के डैश का कैप। दोस्तों इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 5। तो दोस्तों हम देख सकते हैं एस डैश के सापेक्ष जो कण का वेग होता है वी इक्वल टू क्या होता है, डी आर अपन में डी टी, यानी कि जो हमारा स्थिति का समीकरण आया था फर्स्ट आर डैश के लिए उसका हम डी टी के सापेक्ष क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो दोस्तों ये आता है, और यह समीकरण 5 है, इसका हम यूज करेंगे समीकरण 2 में, यानी कि इसमें जो ये वाला पोर्शन है उसकी जगह हम लिख देंगे ये वी डैश। तो दोस्तों यूज करते हैं इस समीकरण को इसमें, और साथ ही जो समीकरण 4 से जो मान है वो भी हम रख सकते हैं समीकरण 2 में। और इसके अलावा जो हमारी समीकरण 3 थी, समीकरण 3 से क्या मान आया था दोस्तों कि डी आर वेक्टर अपॉन में टी इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन में ओमेगा। इस मान को भी हम रख लेंगे समीकरण 2 में। तो लिख लेते हैं दोस्तों, यानी कि ये हो जाता है दोस्तों जो डी आर वेक्टर अपॉन में डी टी है उसको मैं लिख लेता हूँ डी आर वेक्टर अपॉन में डी टी इक्वल टू डी आर डैश अपॉन में डी टी इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, वी डैश प्लस दोस्तों इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, डी आई डैश अपॉन में डी टी। तो अभी जैसे हमने रिलेशन लिखा था कि जो डी आई डैश अपॉन में डी टी है, डी आई डैश अपॉन में जो डी टी है उसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, आई डैश कैप इंटू ओमेगा।
ये लिख सकता हूँ दोस्तों। तो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ डी आई डैश अपॉन में डी टी को आई डैश कैप इंटू ओमेगा के रूप में। तो दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वी डैश वेक्टर प्लस इसका मान क्या रख सकता हूँ, ये रख सकता हूँ। तो ये मेरे पास आ जाता है एक्स और आई डैश कैप इंटू ओमेगा प्लस ऐसे ही इसको क्या लिख डी जे कैप डैश अपॉन में डी टी इक्वल टू लिख सकता हूँ जे कैप डैश इंटू ओमेगा, यानी कि ये मेरा हो जाएगा वाई जे कैप डैश इंटू ओमेगा प्लस जेड, सॉरी ये रहा जेड डैश, सॉरी ये क्या आ रहा है मेरे पास, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है और ये जेड डैश है, और इनका मान रख लिया मैंने। इसी तरह से इसको लिख सकता हूँ डी के डैश इक्वल टू के कैप डैश इंटू ओमेगा, यानी कि इसको लिख देता हूँ मैं जेड डैश का जेड डैश और डी के डैश अपॉन में डी टी का कैप, इसको लिख सकता हूँ के डैश कैप इंटू ओमेगा। तो दोस्तों ऐसे मेरी इक्वेशन 2 क्या हो जाती है, दोस्तों मेरी इक्वेशन 2 है जो कन्वर्ट हो जाती है डी आर वेक्टर अपॉन में डी टी इक्वल टू डी आर डैश अपॉन में डी टी इक्वल टू वी डैश वेक्टर प्लस, अब दोस्तों इसमें से मैं ओमेगा कॉमन ले लेता हूँ, तो ओमेगा वेक्टर एक्स डैश आई डैश के प्लस वाई कैप जी डैश प्लस जेड डैश के कैप डैश, यानी कि ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ से डी आर डैश अपॉन में डी टी इक्वल टू क्या होता है, डी आर होता है, यानी कि ये मेरे पास क्या है और ये मेरे पास क्या है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, इसको मैं लिख सकता हूँ v, यानी कि जो s निर्देश तंत्र है उसके सापेक्ष क्या है, ये वेग है। ऐसे ही दोस्तों ये क्या है, s डैश निर्देश तंत्र के सापेक्ष वेग है, यानी कि यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि अगर डी आर वेक्टर इक्वल टू है डी आर डैश वेक्टर के, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जो कि वी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, डी आर वेक्टर अपॉन में डी टी, यानी कि वी वेक्टर इक्वल टू वी डैश वेक्टर प्लस ओमेगा वेक्टर एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप प्लस जेड डैश के कैप डैश। दोस्तों ये मेरे पास आ जाता है। अब यदि एक्स कैप आई, दोस्तों इसको मैं लिख सकता हूँ समीकरण 1 से, मेरा क्या था, आर डैश इक्वल टू क्या था, एक्स डैश आई कैप वाई डैश जे कैप और जेड डैश के कैप। तो दोस्तों वहाँ से समीकरण 1 से इसको मैं लिख सकता हूँ, समीकरण 1 से वी वेक्टर इक्वल टू वी डैश वेक्टर प्लस ओमेगा, और ये आ जाता है क्रॉस, ये क्रॉस चल ही रहा था दोस्तों, तो आर डैश का
वेक्टर। तो दोस्तों ये इक्वेशन आ जाती है वेग रूपांतरण के लिए। इसको मैं लिख सकता हूँ v डैश वेक्टर इक्वल टू v वेक्टर माइनस r क्रॉस ओमेगा का वेक्टर। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट इक्वेशन है वेग रूपांतरण की। घूर्णी निर्देश तंत्र में वेग रूपांतरण की क्या है, ये समीकरण है। घूर्णी निर्देश तंत्र में वेग रूपांतरण समीकरण। तो दोस्तों ये हो जाता है वेग रूपांतरण समीकरण। यदि आपसे पूछा जाता है घूर्णी निर्देश तंत्र में वेग रूपांतरण समीकरण निकालिए, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ ध्यान रखने वाली बात इतनी सी है कि जो एस निर्देश तंत्र होता है वो हमारा स्थिर निर्देश तंत्र होता है और एस डैश निर्देश तंत्र घूर्णी निर्देश तंत्र होता है। तो दोस्तों ये घूर्णी निर्देश तंत्र के सापेक्ष वेग रूपांतरण समीकरण हो जाती है। दोस्तों इसके बाद हम निकाल सकते हैं त्वरण रूपांतरण समीकरण। तो देखते हैं, हम इसी इक्वेशन का यूज़ करेंगे जो वेग रूपांतरण के लिए आई है। तो दोस्तों मैं लिख लेता हूँ त्वरण रूपांतरण, ये त्वरण रूपांतरण समीकरण। तो दोस्तों त्वरण रूपांतरण में हमें क्या करना होगा, जो वेग रूपांतरण समीकरण है उसका t के सापेक्ष अवकलन करना होगा। तो दोस्तों यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्या आया है कि v बराबर आया है v डैश प्लस r वेक्टर क्रॉस ओमेगा की। ऐसे ही दोस्तों हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ v डैश इक्वल टू v माइनस r क्रॉस ओमेगा वेक्टर, यानी कि डी आर डैश वेक्टर इक्वल टू है मेरा डी आर वेक्टर अपॉन में डी टी माइनस आर वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर। यानी कि दोस्तों जो किसी कण का त्वरण क्या होता है, यानी कि जो एस डैश निर्देश तंत्र है उसमें जो मेरा कण है वो किसी त्वरण ए से गतिशील है। तो दोस्तों उसकी स्थिति में परिवर्तन क्या होगा, डी आर डैश अपॉन में डी टी, यानी त्वरण ए डैश बराबर होगा मेरा डी आर डैश अपॉन में डी टी। और दोस्तों इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डी आर डैश को डी डैश अपॉन में डी टी इंटू आर वेक्टर। इसी तरह दोस्तों डी आर वेक्टर अपॉन में डी टी क्या होता है, सॉरी इसको मैं लिख लेता हूँ, ए बराबर होता है मेरा डी वी अपॉन में डी टी के, और जो वेग मेरा था यहाँ हो जाएगा डी आर डैश अपॉन में डी टी के, यानी कि डी अपॉन में डी टी और डी आर डैश अपॉन में डी टी। तो इसको हम लिख सकते हैं
तो ए वेक्टर को हम कर सकते हैं डी आर डैश अपॉन में डी टी, सॉरी इसको कर लेते हैं डी आर वेक्टर अपॉन में डी टी। अब दोस्तों यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, डी आर वेक्टर अपॉन में डी टी को डी आर वेक्टर अपॉन में डी टी, यहाँ से क्या हो जाता है, यहाँ से दोस्तों इसको मैं लिख सकता हूँ डी आर डैश का वेक्टर डी टी प्लस आर वेक्टर क्रॉस ये। और अगर दोस्तों इसमें r को यहाँ से हटा दूँ तो ये मैं इसको लिख सकता हूँ ऑपरेटर के रूप में d अपॉन में डी टी इक्वल टू टी अपॉन में डी टी प्लस ओमेगा वेक्टर, ये सॉरी ये d डैश हो जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ d डैश अपॉन में डी टी प्लस ओमेगा वेक्टर। तो दोस्तों यहाँ मैं लिख लेता हूँ त्वरण A बराबर ये मेरे पास आ जाता है d अपॉन में डी टी, यानी कि A बराबर d अपॉन में डी टी इक्वल टू डी आर वेक्टर अपॉन में डी टी इक्वल टू, इसको लिख लेता हूँ मैं d डैश अपॉन में डी टी प्लस ओमेगा यहाँ से, और डी आर वेक्टर अपॉन में डी टी को लिख लेता हूँ यहाँ से, यानी कि डी आर वेक्टर डैश अपॉन में डी टी प्लस आर वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर, यानी कि इन दोनों को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। और इसके बाद दोस्तों इन दोनों का क्या हो जाएगा, सॉरी ये क्या है, डी डैश है, डी डैश, इन दोनों के बाद इन दोनों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। दोस्तों यहाँ लिख लेता हूँ मैं इसको, इसकी गुणा कर लेता हूँ इससे, फिर इसकी गुणा इससे, यानी कि डी टू डैश आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस इसकी गुणा इससे, तो ये हो जाएगा डी डैश अपॉन में डी टी आर वेक्टर क्रॉस प्लस, अब इसकी गुणा हो जाएगी इससे, यानी कि डी डैश डी टी आर वेक्टर, सॉरी इसको तो ले लेते हैं अंदर दोस्तों, ये सुविधा रहेगी हमारे कि मैं डी डैश आर वेक्टर अपॉन में इसके साथ गुणा कर रहा हूँ, तो ओमेगा को मैं ले लेता हूँ बाहर और ये डी टी, ऐसे ही इसको गुणा कर रहा हूँ मैं इससे, तो आर वेक्टर को इसके साथ ले लेता हूँ मैं और ओमेगा को ले लेता हूँ मैं बाहर, प्लस इसकी गुणा कर लेते हैं इससे, तो ये आ जाता है आर वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर। अब दोस्तों यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ कि A बराबर डी अपॉन में डी टी, और ये चल रहा है मेरा डी आर वेक्टर अपॉन में डी टी, यानी कि A इक्वल टू, ये तो मेरा हो गया डी टू डैश आर वेक्टर अपॉन में डी टी का स्क्वायर प्लस, दोस्तों इसमें से मैं ओमेगा कॉमन ले लूँ। पहले दोस्तों ऐसा करता हूँ, मैं इन दोनों को जोड़ के लिख सकता हूँ टू ओमेगा डी डैश आर वेक्टर अपॉन में डी टी प्लस आर वेक्टर क्रॉस ओमेगा सॉरी दोस्तों, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये त्वरण होता है, त्वरण एस डैश निर्देश तंत्र है, उसमें जो त्वरण हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा ए डैश इक्वल टू डी टू डैश आर वेक्टर अपॉन में डी टी का स्क्वायर। ऐसे ही एस निर्देश तंत्र में त्वरण हो जाएगा डी टू आर अपॉन में डी टी का
स्क्वायर वेक्टर। तो दोस्तों यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसको A इक्वल टू A डैश प्लस 2 ओमेगा D डैश R वेक्टर अपॉन में dt प्लस R वेक्टर क्रॉस ओमेगा इंटू ओमेगा वेक्टर। तो दोस्तों यहाँ से जो A डैश आ जाता है उसको हम बोलते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण, यानी कि जो घूर्णी गति है उसमें केंद्र की तरफ एक बल लगता है और इस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे हम बोल देते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण। तो दोस्तों यहाँ हम लिख लेते, तो दोस्तों ये आ जाता है मेरे पास A डैश और ये A डैश। तो दोस्तों यहाँ से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ V डैश में, क्योंकि V इक्वल टू होता है डी आर वेक्टर अपॉन में डी टी, तो ये है डी डैश आर वेक्टर अपॉन में डी टी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ V डैश तो दोस्तों ये यहाँ से हो जाता है A इक्वल टू A डैश प्लस 2 ओमेगा क्रॉस, इसको लिख सकता हूँ मैं V डैश के V डैश प्लस R डैश क्रॉस ओमेगा वेक्टर इंटू ये ओमेगा वेक्टर, यानी चूँकि V डैश जो S डैश निर्देश तंत्र है उसके सापेक्ष मेरा क्या है, वेग है। ऐसे ही दोस्तों यहाँ से मैं A डैश का मान निकाल सकता हूँ, तो A डैश बराबर ये दोनों इस पक्ष में चले जाएंगे, यानी कि A माइनस 2 ओमेगा क्रॉस V डैश का वेक्टर माइनस चूँकि V डैश इक्वल टू होता है यहाँ से D डैश R वेक्टर अपॉन में dt और ये होता है R वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर इंटू ओमेगा वेक्टर। तो दोस्तों ये 2 ओमेगा क्रॉस V डैश का वेक्टर, ये दोस्तों मेरा होता है कोरोलियोसिस, कोरियोलिसिस त्वरण। दोस्तों पृथ्वी क्या है, एक घूर्णी निर्देश तंत्र है। पृथ्वी एक घूर्णी निर्देश तंत्र है, तो इसके कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है वो कहलाता है कोरियोलिसिस त्वरण। इसके अलावा एक टर्म और आती है दोस्तों इसमें, वो आती है मेरे पास आर वेक्टर इंटू ओमेगा वेक्टर इंटू ओमेगा वेक्टर। तो दोस्तों ये होता है अभिकेंद्रीय त्वरण। और दोस्तों अभिकेंद्रीय त्वरण क्या होता है, घूर्णी गति में केंद्र की ओर एक बल लगता है, तो इस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है वो होता है अभिकेंद्रीय त्वरण। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट समीकरण है ये, V डैश इक्वल टू A माइनस 2 ओमेगा इंटू V वेक्टर माइनस R वेक्टर इंटू ओमेगा वेक्टर इंटू ओमेगा। ये दोस्तों त्वरण रूपांतरण की समीकरण है, त्वरण रूपांतरण समीकरण। दोस्तों इसके बाद हम निकाल सकते हैं बल रूपांतरण समीकरण। तो दोस्तों बल रूपांतरण समीकरण आसानी से निकाल सकते हैं।
बल रूपांतरण। दोस्तों बल रूपांतरण निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो त्वरण है उसके साथ m की गुणा करनी पड़ेगी। तो इस इक्वेशन के दोनों पक्षों में मैं m की गुणा कर देता हूं। यानी कि एम ए डैश एम की गुणा कर रहा हूँ दोनों पक्षों में, एम ए माइनस 2m ओमेगा वेक्टर वी वेक्टर वी डैश का वेक्टर माइनस आर वेक्टर इंटू ओमेगा वेक्टर इंटू ओमेगा वेक्टर। अब दोस्तों हम जानते हैं कि बल F इक्वल टू क्या होता है, एम ए। तो ये हो जाता है F डैश इक्वल टू F माइनस, दोस्तों ये क्या होता है, ये एक नई टर्म आ गई यहाँ। तो दोस्तों इसको बोलते हैं हम कोरियोलिसिस बल, यानी कि पृथ्वी के घूर्णीय निर्देश तंत्र के कारण एक बल उत्पन्न होता है जिसे हम कोरियोलिसिस बल कहते हैं। तो इसको मैं एफ सी से व्यक्त कर देता हूँ माइनस, ये दोस्तों ये क्या था, सॉरी इसमें मैंने एम की गुणा की है इंटू, ये क्या था, कोरियोलिसिस त्वरण था, सॉरी अभिकेंद्रीय त्वरण था। तो इसमें m की गुणा होगी तो ये क्या हो गया, अभिकेंद्रीय बल। यानी कि इसको भी मैं बोल देता हूँ अभिकेंद्रीय बल। यानी कि दोस्तों यह से हमारे पास आ जाता है माइनस 2m ओमेगा वेक्टर इंटू वी डैश का वेक्टर, ये तो है कोरियोलिसिस बल, और ये आ जाता है मेरे पास अभिकेंद्रीय बल। ओमेगा आर वेक्टर माइनस ओमेगा वेक्टर, ये आ जाता है मेरे पास अभिकेंद्रीय बल। तो दोस्तों कोरियोलिसिस बल के बारे में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है बल का रूपांतरण समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। तो उसके लिए आपको पहले त्वरण रूपांतरण समीकरण याद होनी चाहिए, उसके बाद आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर बड़ा क्वेश्चन होता है तो पहले आपको त्वरण रूपांतरण समीकरण निकालनी पड़ेगी, उसके बाद आप बल रूपांतरण समीकरण निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये था घूर्णीय निर्देश तंत्र में त्वरण रूपांतरण समीकरण और वेग रूपांतरण समीकरण। तो दोस्तों पेशेंस से सुनने के लिए धन्यवाद।